हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या आपने कभी मूवी देखने के बाद ये सोचा है कि इसके ऊपर अगर गेम बन जाए तो वो कैसा लगेगा, और द अदर वे अराउंड? अगर आपके दिमाग में ये कभी आया है या ये आइडिया फैसिनेटिंग लगे, देन यू आर वाचिंग द करेक्ट वीडियो। यहाँ पे हम लोग मूवीज और गेम्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे और उनके पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे, और इसमें आपका इनपुट भी जरूरी होगा। सो इफ यू आर ए नर्ड लाइक मी, देन जॉइन मी ऑन दिस जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन। हमारे फर्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए मैंने ये सोचा क्यों ना कोई देसी सुपर हीरो के बारे में डिस्कस किया जाए। आई मीन इंडिया में, स्पेशली बॉलीवुड में जितने भी सुपर हीरोज मूवी बनी है, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के ऊपर क्रिस को छोड़ के बाकी सारी फेल हो चुकी है। पर इन सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स में ऐसी मूवीज भी हैं जिनके कॉन्सेप्ट तो इंटरेस्टिंग है, पर उनके पूरे एग्जीक्यूशन के कारण मूवी बेकार हो गई। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 2009 में रिलीज हुई मूवी द्रोणा, जिसमें अभिषेक बच्चन, प्रियंका चोपड़ा और के मीनन मेन कैरेक्टर में है। ये इतनी बेकार मूवी है कि मैक्सिमम लोग तो इसके बारे में सुने ही नहीं होंगे। पर लेट मी टेल यू, इसके कॉन्सेप्ट काफी फ्रेश है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। और इसके एडप्टेशन के लिए जो गेम मैंने एज ए कॉन्सेप्ट चूज किया है वो है हेडीज। ये गेम 2020 में रिलीज हुई थी और इसको बनाया था सुपर जायंट गेम्स ने। जॉनर वाइज ये एक आइसोमेट्रिक एक्शन आरपीजी है। एक इंडी गेम होते हुए भी ये अपने यूनिक नैरेटिव और गेम प्ले के लिए इतना फेमस हुआ था कि उस साल में गेम ऑफ द ईयर कैटेगरी में भी नॉमिनेट हुआ था, along with all the AAA games। सिमिलरली इंडियन मैथोलॉजी के ऊपर बेस्ड और एक गेम देखने को मिलता है जो इंडियन डेवलपर्स ने बनाया था, जिसका नाम था राजी, जो 2020 में ही रिलीज हुआ था और जिसको बनाया था नॉर्डिंग हेड गेम्स ने। गेम प्ले वाइज ये भी एक आइसोमेट्रिक एक्शन एडवेंचर गेम है और जिसका आर्ट डायरेक्शन और गेम प्ले में आपको वो इंडियन माइथोलॉजी का टच फील होगा। ये गेम को कई सारे पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और ये है भी इतना अच्छा, और आज के डेट में ये सारे प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है, इंक्लूडिंग एंड्रॉइड। और अगर आप एक इंडियन गेमर हो तो इसको जरूर चेकआउट करना और स्टूडियो को सपोर्ट भी करना। इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू इमेजिन ए हाईली अनसक्सेसफुल मूवी एज ए सुपर सक्सेसफुल गेम। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। तो पहले बात करते हैं दोनों के इंट्रोडक्शन के बारे में। द्रोणा एज ए मूवी लूजली बेस्ड है इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर, जिसमें माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे देव, असुर और अमृत को लेके एक फिक्शनल स्टोरी बनाई गई है। और इस स्टोरी में द्रोणा नाम का एक मिस्टिकल हीरो रहता है, जिसकी जिम्मेदारी उसी ब्लड लाइन में हर जनरेशन में आगे बढ़ती रहती है। मतलब थ्रू आउट द हिस्ट्री इस फैमिली से कोई ना कोई द्रोणा रहता है, और द्रोणा का मेन पर्पस है अमृत को प्रोटेक्ट करना ताकि वो गलत हाथों में ना आए। दिस एज ए कॉन्सेप्ट साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग, am I right? बट ट्रस्ट मी, इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट ही अच्छा है एंड सैडली बाकी मूवी पूरी बेकार है। मूवी की टाइमलाइन बेस्ड है मॉडर्न एरा में, जहाँ पे अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर द्रोणा का ब्लड लाइन का होता है, जिसको अपने आइडेंटिटी के बारे में पहले से पता नहीं होता। इसमें के मीनन विलन प्ले करते हैं, जो एक्चुअली में एक असुर होता है, और वो अमृत की तलाश में अपनी जिंदगी बिता देता है। पर उस अमृत का लोकेशन और उसकी चाबी सिर्फ द्रोणा के पास है। और फिर क्या, आज लाइक एनी अदर बॉलीवुड मसाला मूवी, द्रोणा अपने बैक स्टोरी के बारे में जानता है, जहाँ पे उसके फादर को के मीनन का कैरेक्टर मार दिया होता है, और उसको बचाने के लिए बचपन में उसकी माँ उसको दूर भेज देती है। फिर द्रोणा अपना पावर हासिल करके क्लाइमैक्स में विलेन को हरा के अमृत को प्रोटेक्ट करता है। और सच बताऊं तो इतनी सिंपल स्टोरी और फालतू के रोमांटिक सब प्लॉट के लिए मूवी अपने कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से जस्टिस नहीं कर पाती। और ये अगर मूवी रिव्यू होता तो मैं इसके बारे में एक लंबा चौड़ा रैंट करता, बट as it's not, let's move on. On the other hand, Hades as a game fully based है ग्रीक मैथोलॉजी के ऊपर। अगर आपको ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, then let me give you some context. ग्रीक मैथोलॉजी में सारे गॉड्स माउंट ओलंपस में रहते हैं, और गॉड्स का किंग होता है गॉड ऑफ लाइटनिंग, दैट इज ज्यूस। और ज्यूस के दो भाई होते हैं, फर्स्ट है पोसाइडन, जो होता है किंग ऑफ ओशन, और दूसरा है हेडीज, हु इज द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड। और उनके साथ साथ दूसरे गॉड्स भी होते हैं, और उन गॉड्स में और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टोरी में, दैट इज डेमेटर, हु इज द गॉडेस ऑफ सीजन्स, जिसकी एक बेटी होती है परसेफनी के नाम से, जिसमें हाफ गॉड एंड हाफ ह्यूमन का ब्लड है। परसेफनी के ऊपर हेडिस का क्रश रहता है, और दोनों बाद में सीक्रेटली मैरिज कर लेते हैं। बाकी गॉड के डर से इस शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलने देते। बाद में उन दोनों का एक बेटा होता है, पर वो पैदा होने के टाइम ही मर जाता है, क्योंकि हेडिस को एक कर्स मिला होता है, जिसके वजह से वो कोई बाप नहीं बन सकता। और उसके बाद हेडिस और परसेफनी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पर बाद में उस मरे हुए बच्चे को जिंदगी देती है नाइक्स, हु इज द गॉडेस ऑफ नाइट्स, और उसको अपने खुद के बच्चे की तरह पालती है। ये बच्चा बड़ा होके जैग्रियस बनता है, हु इज द प्रिंस ऑफ अंडरवर्ल्ड। और जैग्रियस जब अपने पास्ट के बारे में जानता है, अपने माँ को ढूंढने के लिए कोशिश करता है, और हेडिस उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है। पर जैग्रियस इतना जिद्दी है कि वो हेल की सारी मुसीबतों का सामना करके बाहर निकल जाता है और मोर्टल वर्ल्ड में जाके मिलता है अपने माँ के साथ। ये है इस गेम की ओवरऑल स्टोरी, और आप गेम को खेलते हो और एक्सप्लोर करते हो एज जैग्रियस। इसकी गेम प्ले जितनी फास्ट पेस्ड और स्मूथ है, उतनी ही बढ़िया है इसकी स्टोरी, और उससे भी जबरदस्त है जिस तरह से स्टोरी को गेम में इंटीग्रेट किया गया है, व्हिच मेक्स दिस गेम ए मॉडर्न मास्टरपीस। दोनों स्टोरीज को कंपेयर करें
तो दोनों में कई सारी सिमिलैरिटीज हैं जो एक अच्छा फाउंडेशन क्रिएट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों माइथोलॉजिकल चीजों से डील करती है जहाँ पे गॉड्स, डीमंस, हेवन, हेल ये जैसे कॉन्सेप्ट सिमिलर है। और सेकेंडली दोनों कैरेक्टर्स के पास ऐसा कुछ मैजिकल पावर नहीं है और दोनों अपने रॉ स्ट्रेंथ और मैजिकल वेपन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सो एज वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन, लेट्स डाइव इनटू माय कॉन्सेप्ट। इसकी स्टोरी बेस्ड होगी एंशिएंट एंड माइथोलॉजिकल इंडिया में, जहाँ पे 3 रेल्म में पूरी दुनिया डिवाइड होगी। वो है स्वर्ग, नर्क और धरती। स्वर्ग में देवों का राज चलता होगा और नर्क में असुरों का, और धरती होगी सारे मोर्टल्स का घर। देव और असुरों के बीच में हमेशा से युद्ध होता रहता था, एक दूसरे की दुनिया को कब्जा करने की कोशिश में, जिसमें हमेशा जीत देवों की होती थी क्योंकि उनके पास था चिरंजीवी अमृत जो उनको अमर बना दिया था। पर इस अमृत की कुछ ही बूंदे देवों को मिल पाई थी और बाकी अमृत को सबसे पावरफुल त्रिदेव ने एक सीक्रेट लोकेशन में छुपा दिया था ताकि वो देव या असुरों के हाथ ना आए, और उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दी थी एक आम आदमी को। ये इंसान मन का प्योर था और उसको त्रिदेव से कुछ शक्तियां भी मिली थी। इस योद्धा का नाम रखा गया था द्रोणा। द्रोणा अपने बहादुरी के लिए बहुत ही फेमस था, जिसने हमेशा से देवों के साथ मिलकर असुरों से फाइट की थी और उसके बदले में देवों ने उसको स्वर्ग में रहने का और बाकी सारी सुविधाएं लेने का मौका भी दिया था। फिर कुछ टाइम पास हो जाता है और एक दिन द्रोणा देवों की सीक्रेट मीटिंग में हो रही बातें सुन लेता है और उसको पता चल जाता है कि देवों ने उसको हमेशा से फायदे के लिए यूज किया है। धीरे धीरे उसका भरोसा जीत के उसके जरिए अमृत को पाना और अमृत को यूज करके अपने आर्मी को पावरफुल बनाना और नर्क को असुरों से जीतने का प्लान बनाया था। ये पता चलने के बाद द्रोणा जाता है देवों के राजा के पास उससे बात करने के लिए। राजा अपना नाटक छोड़ के द्रोणा को डायरेक्ट धमकी दे देता है, अगर वो अमृत का लोकेशन ना बताए तो धरती में रहने वाले उसके लोगों को नेचुरल डिजास्टर्स का सामना करना पड़ेगा, और जब तक लोकेशन ना दे द्रोणा को वो लोग जेल में डाल देते हैं। इसके बाद द्रोणा चूज करता है फाइट करने के लिए, और यहाँ पे होता है गेम का फर्स्ट मेन कॉम्बैट सीक्वेंस। ये मल्टीपल लेवल बेस्ड होगा जहाँ पे आप स्वर्ग के डिफरेंट लोकेशन को डिस्कवर करोगे, और द्रोणा सारे देवों के साथ फाइट करके एंड में फाइट करता है उसके राजा के साथ, पर इस फाइट में उसकी हार हो जाती है। इसके बाद द्रोणा के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और वो राजा को अमृत का लोकेशन बताने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर राजा द्रोणा से उसकी पावर छीन लेता है और उसको स्वर्ग से हमेशा के लिए निकाल देता है। ये सब होने के बाद द्रोणा के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और वो त्रिदेवों की तपस्या करता है, और त्रिदेव द्रोणा को असुरों से जाके बात करने का सजेशन देते हैं और इस जर्नी में उसकी मदद करने के लिए उसको मैजिकल वेपन्स एंड स्ट्रेंथ देते हैं। फिर स्टार्ट होता है गेम का दूसरा पार्ट और द्रोणा सफर करता है नर्क के लिए। ये जर्नी भरी होगी लेवल बेस्ड एक्शन पैक्ड कॉम्बैट से, जहाँ पे कई सारे क्रिएचर्स एंड मॉन्स्टर्स से फाइट करना पड़ेगा, और जब इनसे फाइट करते हुए द्रोणा की मौत हो जाती है तब उसको पता चलता है अपने सबसे बड़े पावर के बारे में। अमृत के कांटेक्ट में इतने सालों से रह के द्रोणा के ब्लड में अमृत का एसेंस आ गया है, इसीलिए वो जितनी बार भी मरता है फिर से जिंदा हो जाता है और हर बार ज्यादा पावर एंड नॉलेज गेन करता है जो उसको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी। इसे कई सारे फाइट्स हार के फिर जीतने के बाद द्रोणा फाइनली पहुंच जाता है नर्क के राजा के पास और उसको देवों के प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है। नर्क का राजा सब कुछ सुनने के बाद अपने आर्मी को रेडी होने का हुक्म देता है। फिर असुरों की आर्मी द्रोणा के साथ पहुंच जाती है अमृत के लोकेशन पे। ये लोकेशन एक दूर आइसोलेटेड आइलैंड का होता है जहाँ पे एक मंदिर है जो बाहर से प्रोटेक्टेड है एनर्जी बैरियर से। मंदिर के अंदर भूल-भुलैया और ट्रैप्स भरे होंगे और इन सब के सेंटर में अमृत को रखा गया होगा। यहाँ पे देव अपने आर्मी के साथ पहले से ही मौजूद होंगे और बाहर से बैरियर खोलने की बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी वो नहीं खुल पाएंगे। फिर आसमान से एक आवाज आती है और ये सुनाई देता है कि वही अंदर जा सकता है जो द्रोणा को मारेगा। दैट मीन्स द्रोणा इज द की टू द टेम्पल। इसके बाद असुर द्रोणा को धोखा देंगे और उस पर हमला कर देंगे और ये देख के देव भी द्रोणा पे हमला करेंगे और उसके साथ साथ देव और असुरों के बीच में भी लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे गेम का फाइनल फाइट सीक्वेंस होगा। पूरी बैटलफील्ड मल्टीपल लेवल्स में डिवाइड हो जाएगी और हर लेवल में असुर और देवों के साथ द्रोणा को लड़ना पड़ेगा। इसमें जब पहली बार द्रोणा की मौत हो जाएगी उसके इमोर्टलिटी पावर की वजह से वो पूरे हेल्थ के साथ फिर से जिंदा हो जाएगा और ये सब देखने के बाद देवों का राजा द्रोणा को एक कर्स देगा कि दोबारा अगर द्रोणा मरेगा तो वो कभी जिंदा नहीं हो पाएगा। मतलब आपके पास 2 लाइफ्स हैं, सबके साथ फाइट करके एंड तक सरवाइव करने के लिए। फिर जब द्रोणा लास्ट लेवल में पहुंचता है जहाँ पे सारे बचने के रास्ते खत्म हो जाते हैं, उस टाइम में उसको अपना नाम दूर से सुनाई देता है और वो जब देखता है सारे इंसान डिफरेंट जगह के और डिफरेंट कल्चर के द्रोणा के सपोर्ट के लिए वहां पे आ जाते हैं और किसी के मन में असुरों या देवों से डर भी नहीं रहता। ये सब देख के देव और असुर अपनी गलती समझ पाते हैं और युद्ध को वहीं पे रोक देते हैं और ये समझौता करते हैं कि आगे भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। एंड में द्रोणा एक वीर की तरह जीता है और हमेशा अमृत को प्रोटेक्ट करता है। और ये तो था मेरा कॉन्सेप्ट स्टोरी।
और स्टोरी के बाद ये डिस्कस करते हैं कि इसका गेम प्ले कैसा होगा। इसके गेम प्ले में आपको मल्टीपल रेल्म्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस गेम की तीनों मेन कॉम्बैट सीक्वेंस नर्क, स्वर्ग और धरती पे बेस्ड है। इसीलिए डिफरेंट एनवायरनमेंट में आपको डिफरेंट एनिमीज और बॉसेस से सामना करना पड़ेगा और वहाँ के डिस्टिंक्टिव पजल्स और चैलेंजेस भी होंगे फेस करने के लिए। इसके सारे कैरेक्टर डिजाइन इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड होंगे, तो उसको एक्सपीरियंस करने का मौका भी बहुत ही यूनिक होगा। इसका आर्ट स्टाइल हेवीली स्टाइलाइज्ड होगा हेडिस की तरह, जहाँ पे डार्क गॉथिक स्टाइल मिक्स होगा ब्राइट एंड वाइब्रेंट कलर के साथ, जो इसको विजुअली यूनिक बनाएगी। और क्योंकि ये एक आइसोमेट्रिक गेम है, इसमें हाई पॉली एंड हाई डिटेल्स एसेट यूज करके इसको रियलिस्टिक लुक देने की जरूरत ही नहीं है। इससे अच्छा होगा इसको हेवीली स्टाइलाइज्ड एंड स्लाइटली कार्टूनी लुक देने की। और कॉम्बैट को विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए डिफरेंट तरह के टेक्सचर बेस्ड पार्टिकल एंड विजुअल इफेक्ट का भी बढ़िया यूज करना पड़ेगा। और सारे कैरेक्टर्स, स्पेशली प्लेएबल कैरेक्टर्स के डिफरेंट एनिमेशन भी स्मूथ होने चाहिए, नहीं तो क्लंकी एनिमेशन इजीली कॉम्बैट के फ्लो को बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि एनिमीज की वैरायटीज बहुत ज्यादा हैं, उनको सिर्फ विजुअली नहीं मैकेनिकली भी एक दूसरे से अलग बनाना पड़ेगा। एनिमी होर्ड्स में लैक ऑफ यूनिकनेस चल सकता है, पर हर बॉस के विजुअल, अटैक स्टाइल, पैटर्न्स और बॉस फाइट एरियाज को कंप्लीटली यूनिक होना पड़ेगा, तो हर बॉस आपको नया चैलेंज और एक्सपीरियंस दे सके। और हर बॉस फाइट के लिए आप डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करने के लिए मजबूर हो। इसमें और एक यूनिक पॉइंट होगा इसका डेथ मैकेनिक्स, जो आपको हेडिस में भी देखने को मिलता है। मल्टीपल डेथ से आपके कैरेक्टर के स्टैट्स तो इंप्रूव होंगे, पर कोई भी टेम्पररी बफ या पावर अप आप लूज कर जाओगे। एंड एज ऑप्शनल बॉसेस विल ग्रो मोर स्ट्रॉन्गर आफ्टर ईच अटेम्प्ट्स, जो एमेचर्स प्लेयर को आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा और एक्सपर्ट प्लेयर्स को वो चैलेंजिंग गेम प्ले को फील करने का मौका मिलेगा। इसका हीलिंग सिस्टम भी पोशन बेस्ड नहीं होगा, बल्कि वो प्रोग्रेशन बेस्ड होगा, जहाँ पे आप बॉस को हराने के बाद या लेवल को क्लियर करने के बाद ही हील हो सकते हो। इसका कॉम्बैट फास्ट पेस्ड एंड स्किल बेस्ड होगा, जहाँ पे आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी एंड प्रिसीजन की जरूरत होगी। प्ले स्टाइल वाइज इसमें प्योर मेली, रेंज्ड या दोनों के हाइब्रिड ऑप्शन भी रहेंगे, जहाँ पे आप सॉर्ड्स, बोज, एरोज, स्पीयर्स, चक्रस जैसे वेपन्स यूज करने का मौका मिलेगा। और मूवी में यूज किया हुआ ये वेपन भी ऐड कर सकते हैं, बट ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया व्हाट इट इज एंड हाउ इट वर्क्स। उसके साथ डॉज, ब्लॉक, पैरी एंड डैश जैसे मैकेनिक्स होंगे कॉम्बैट में और एक लेयर कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करने के लिए। और डिफरेंट पावर अप्स एंड वेपन अपग्रेड्स के ऑप्शन भी रहेंगे उनमें से चूज करने के लिए, जो द्रोणा के डिफरेंट एबिलिटीज को अनलॉक करेंगे और उसके साथ वेपन के स्टैट्स एंड इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करेंगे। ये एबिलिटीज एंड वेपन अपग्रेड्स के यूज एंड फंक्शनैलिटी प्योरली एग्रेसिव, डिफेंसिव या यूटिलिटी बेस्ड हो सकते हैं। ओवरऑल कॉम्बैट वाइज गेम को थोड़ा चैलेंजिंग बनाना पड़ेगा। जनरली इस जैसे हैक एंड स्लैश गेम के लिए प्रॉब्लम ये होता है कि प्लेयर्स कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बोज अच्छे से सीख जाने के बाद बाकी सारा गेम पूरा रिपीटेटिव या बोरिंग फील होने लगता है। तो इसीलिए इसके कॉम्बैट डिजाइन के टाइम ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड किया जाए। सो दिस इज माई ओवरऑल आइडिया फॉर अडेप्टेशन। अगर आपको ये अच्छा लगे या इसको इंप्रूव करने के लिए कोई सजेशंस हो, उसको कमेंट में जरूर बताना। और फ्यूचर में अगर कोई स्पेसिफिक अडेप्टेशन देखना चाहो तो उसको भी मेंशन करना। एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। इफ यू एंजॉयड द वीडियो देन सपोर्ट द चैनल। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। बाय।